आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर। टाइप्स ऑफ हैकर का मतलब ये है कि कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो वो मेजरली 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। पहला है व्हाइट हैट, दूसरा है ग्रे हैट और तीसरा है ब्लैक हैट, ठीक है। तो व्हाइट हैट के बारे में अभी हमने ऊपर बात किया, जो कि एथिकल हैकर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो they are very skilled individual and they use their skill to improve security by exposing vulnerabilities before malicious hacker। मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे उन vulnerabilities को, ठीक है। आइडेंटिफाई करना का मतलब एक्सपोज करना, ठीक है। और जो अदर कंपनीज हैं या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके लिए वो रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो बताया जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी क्या करती है, ठीक है। इस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और फिर एंड में मिटिगेशंस के कुछ सजेशंस, ठीक है। पहले आएगा डिस्क्रिप्शन, फिर इम्पैक्ट्स एंड देन मिटिगेशंस। तो इस तरीके से जो है रिपोर्ट बनाई जाती है और वो रिपोर्ट जो है आगे जो कंपनी है उसको सेंड की जाती है। वहां पे सेंड करने के बाद वो सारी चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको उन सिक्योरिटीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ताकि कोई भी अदर हैकर या जो मैलिशियस हैकर है वो उसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। फिर आता है ब्लैक हैट हैकर्स। तो ब्लैक हैट हैकर्स अब कौन होता है? अब जैसे मैलिशियस हैकर की बात हुई, तो ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? वो अपने स्किल्स का यूज करता है टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी बट एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी एंड गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जैसे अब मैंने तुमको बताया था कि एक रूम है या एक घर है ना। तो वहां पे ब्लैक हैट हैकर ने भी क्या किया, आइडेंटिफाई किया वल्नरेबिलिटी को कि हाँ ये खिड़की खुली है, पर उसने एक्सप्लॉइट भी किया, अंदर अंदर भी गया वो, ठीक है, रूम के, और चुराया। जबकि व्हाइट हैट हैकर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, अंदर जाएंगे, क्या क्या चीजें एक्सपोज हो रही हैं, मतलब जैसे तुम्हारे घर की तिजोरी, तुम्हारे लॉकर, जो भी एक्सवाइजेड चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजें क्या क्या एक्सपोज हो रही है, वो सब उसको कैप्चर करके वापस दे देंगे कि अगर इस रूम के अंदर से अपन अंदर गए तो ये सारा सामान जो है चोरी हो सकता है, या ये डेटा जो है चोरी हो सकता है ना। वैसे ही है जो ब्लैक हैट हैकर होता है, वो आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबिलिटी को ताकि वो अंदर घुस के उसको चोरी कर सके, ठीक है। ग्रे हैट हैकर क्या करता है, अब सिर्फ चोरी नहीं करता है, डेटा थेफ्ट नहीं करता है, डेटा टेम्पर भी करता है, डेटा डिलीट भी कर सकता है, डेटा डिस्क्लोज भी कर सकता है। काफी सारी चीजें जो है वो एक हैकर, ब्लैक हैट हैकर तुम्हारे साथ कर सकता है। जैसे तुम्हारा कोई डेटा है वो चोरी हो गया, या फिर डेटा है वो डिलीट कर दिया किसी ने, या डेटा है उसको टेम्पर कर दिया, इस एनक्रिप्ट कर दिया, है ना, या जो तुम्हारा रियल डेटा है वो चुरा के कहीं पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। अगर एज ए कंपनी के हिसाब से देखा जाए, उनका डेटा जो इनका इंफॉर्मेशन है वही मेन पार्ट है, ठीक है। अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं या फिर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं, वो कभी भी अपने क्लाइंट्स का नाम नहीं बताती, उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या उनके जो बैंकिंग डिटेल्स है वो नहीं बताती। अगर वो ही सारा डेटा जो है कहीं बाहर जाके लीक हो जाए, अगर बैंक का डेटा, अगर बैंक जो है किसी भी थर्ड पर्सन को भेजो और बोलो कि बैंक में से पैसे निकाल, एटीएम से नहीं, नॉर्मली, तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? डेटा डेटा इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, हर किसी को एरे एरे को आकर थोड़ी ना दे सकते वो, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे वो कि इसीलिए वो जो इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर रखने के लिए ये सारी वल्नरेबिलिटीज को पैच किया जाता है, ताकि वो जब पैच रहेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो भी सिक्योर रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं अनएक्सेसिबल रहेगा जो दूसरे हैकर से उनसे, ठीक है। फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर क्या करते हैं? ग्रे हैट हैकर आपके मतलब ये दोनों काम करते हैं, मंत्री बुद्धि होते हैं, मतलब दोनों काम करते हैं, अच्छे भी काम करते हैं और बुरे भी काम करते हैं, ठीक है। अब अच्छे और बुरे का कैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, अब जैसे समझ लो कि तुम्हारा पास फोन है, ठीक है, फोन यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने बिना किसी परमिशन के तुम्हारा फोन जो है ले ली, ठीक है, और मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, सिक्योरिटीज वगैरह सब चेक करके तुमको एंड में आके बता दिया कि
तेरे इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, पासवर्ड लगा ले, नहीं लगाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर तेरा जो पासवर्ड है, इसमें जो पासवर्ड लगाया रखा है तो वो वीक है, ठीक है, आराम से टूट गया। अपना पैटर्न, इनिशियल पैटर्न कौन रखता है, एन कौन लगाता है, ओ कौन लगाता है ना। तो अगर कोई ऐसा है जो तुमको पर्सनली थोड़ा बहुत जानता है या तुम्हारा सिर्फ नाम भी जानता है तो फिर पता लगा सकता है। या फिर ये जो एप्लीकेशन है, मोडेड एप्लीकेशन है, इसको अनइंस्टॉल कर दे, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। ये एप्लीकेशन है तेरे प्ले स्टोर में जो अभी भी आउटडेटेड है, इसको अपडेट कर दे, वल्नरेबिलिटीज है इस वर्जन में, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन बताया। मतलब उसका पहले अप्रोच क्या था, नेगेटिव अप्रोच था, मतलब बिना परमिशन के फोन लेना। बट आफ्टर दैट रिजल्ट क्या था कि एथिकल था रिजल्ट, मतलब वाइट, पहले का उसका अप्रोच जो था वो ब्लैक हेड वाला था, पर उसका जो रिजल्ट था वो व्हाइट हेड था, इसलिए वो ग्रे हेड कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि तीनों में से सबसे ज्यादा नॉलेज किसको है? तीनों को। पिछली बार आया था मेरे को याद है, ठीक है। तीनों को इसलिए नॉलेज है क्योंकि उनके इंटेंशंस, उनके हेड का कलर जो है वो चेंज करता है। जैसे कोई अगर सिक्योरिटी पे ही बेस्ड है तो वो व्हाइट हेड कहलाएगा, जो अगर पूरा डिस्ट्रक्शन ही करना चाहता है तो ब्लैक हेड कहलाएगा, अगर जो अपने तरह से काम करना चाहता है तो वो ग्रे हेड कहलाएगा, बस, ठीक है। फिर आता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज मतलब ऐसे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती हैकिंग की, उनको खाली नॉलेज किस चीज की होती है, उन स्क्रिप्ट्स की या फिर उन एप्लीकेशंस की नॉलेज होती है जो हैकिंग में यूज होते हैं, बट उनको हैकिंग होती कैसे है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उनको ओएसआई मॉडल नहीं पता, उनको डीएनएस कैसे वर्क करता है वो नहीं पता है, उनको कोई भी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती, मतलब बैकग्राउंड में कैसे वो रन कर रहा है, कैसे उसने आइडेंटिफाई किया है इंफॉर्मेशन, वो नहीं पता। ऑटोमेशन करना इज आसान, मतलब वो स्क्रिप्ट यूज करना इज आसान, बट उसके पीछे का वर्किंग जानना वो हार्ड है, ठीक है। तो अगर तुमने उसका वर्किंग, जैसे अगर एबीसीडी तुमको नहीं आती है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इंग्लिश आएगी तुमको, है ना। उसके लिए प्रोनाउंसिएशन, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। जब तुमको वो नॉलेज ही नहीं है तो तुम किसी भी चीज में वर्क नहीं कर पाओगे। तो बेसिक ही उसको अगर नहीं पता है तो वो खाली उस टूल की हेल्प से कर रहा है, जो भी उसका वजूद है उस टूल की हेल्प से, है ना। उसके पीछे की वर्किंग अगर पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाए कि क्या वर्किंग थी या क्या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमको ये एक्सेस मिला, ठीक है। तो वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। तो अनस्किल्ड इंडिविजुअल हु यूज malicious script or programs such as web shells developed by other to attack computer system, network and deface websites। तो वेबसाइट डिफेसमेंट करने का मतलब ये है कि जैसे फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक पर वहाँ पे facebook.com लिखते ही क्या आता है, लॉगिन पेज आता है ना। जैसे तुमने लॉगिन किया तो तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड, तुम्हारा अकाउंट खुल जाता है, करेक्ट। बट क्या हो कि तुम फेसबुक लिखो और वहां पे हैक्ड बाय समवन, और नीचे उसके बारे में, वल्नरेबिलिटी के बारे में या कुछ भी कुछ भी लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो होता है वेब डिफेसमेंट। मतलब जो index.html है, जो login.html था, जो वहां पे होस्ट हो रहा था, उसको चेंज करके उसने अपना पेज लगा दिया। तो मतलब वो सर्वर तक कहीं ना कहीं से पहुंच गया, जिसकी वजह से वो लोड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेब डिफेसमेंट। फिर आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होता है या फिर गवर्नमेंट उनको हायर करती है। फॉर एग्जांपल साइबर सेल, अगर तुम्हारे पैसे चोरी हो जाएं, कोई तुमको डिजिटली मोलेस्ट कर रहा है, बुली कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है, या फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, तो कहाँ पे तुम ये सब जाते, तो तुम पुलिस के पास हो, और पुलिस वो सारी जो कंप्लेंट है वो कहाँ पे असाइन करती है, साइबर सेल में, करेक्ट। क्योंकि उनको तो खाली रियल टाइम क्राइम्स के बारे में पता, उनको साइबर के बारे में नहीं पता। तो जिनको साइबर के बारे में पता है वही मदद कर पाएंगे ना। तो वहां पे इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है हैक्टिविस्ट।
एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? अ, जैसे तुमने सुना होगा कि काफी सारे एक्टिविस्ट है, कुछ प्रदर्शन करते, जैसे अभी नेपाल का केस पता है तुमको? नेपाल में बहुत सारे जेनजीज ने हाँ सरकार गिराई थी, हाँ हाँ है ना? पता है? तो वो पहले तो क्या कर रहे थे, नॉर्मली प्रदर्शन कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट है ना? अन्ना हजारे का पता होगा, अभी बीच में एक किसान कोई बैठा था, मोर्चा मरण अनशन पे हाँ बैठा था, पतले पतले से, हाँ मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं। हाँ हाँ, तो वो बैठे थे, है ना? तो वो क्या है, एक्टिविज्म है, ठीक है? मतलब किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं लोगों पर, और जब तक वो पूरी नहीं होंगी तो बोलते हैं ना, अपन जिद करने बैठ जाते हैं, मम्मी ने ये नहीं दिलाया तो मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है, एक एक्टिविज्म है ना? पॉलिटिकल एजेंडाज है, ठीक है? तो एक्टिविस्ट क्या करते हैं, ऐसे ही अगर यही चीज जो है साइबर सिक्योरिटी में डाल दिया जाए तो उसको हैक्टिविज्म बोलते हैं। हैक्टिविज्म मतलब कि गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऐसे वेब डिफेसमेंट करके उस पॉलिसी के बारे में क्रिटिसिज्म लगा देना, है ना? या फिर अलग अलग जगह पे वो बैनर चलाना, अपना एड्स चलाना, पॉपअप्स जनरेट होते हैं जिससे, है ना? तो वैसे वो करते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हैक्टिविज्म, ठीक है? ऐसे अब इसका अगर एक फेमस एग्जांपल दूं तो एनोनिमस ग्रुप है यूएस का, ठीक है? वो एक्टिविस्ट ग्रुप, ठीक है? बंच ऑफ हैकर्स, ठीक है, जो अलग अलग देशों की जो कंपनीज है या फिर हॉस्पिटल है, वॉर मिलिट्री बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो लीक कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसे में जैसे समझ लो कोई गवर्नमेंट अफिलिएटेड या फिर तुमने कोई टेंडर यूज किया, ठीक है? टेंडर के लिए बुलाया और गवर्नमेंट ने वो टेंडर तुमको दे दिया, तो वो टेंडर में जो घपलेबाजी चल रही है उसका सबूत निकालेंगे, कहीं ना कहीं तुम पेपर में ही वो सब डालोगे कि इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, कहीं पर घपलेबाजी की हमने, वो सब वहीं पर डालोगे, वो इंफॉर्मेशन निकाल के वो पब्लिकली डिस्क्लोज कर देगा। समझ में आया? फिर आते हैं अभी जैसे हिंडनबर्ग का हुआ था अडानी के ऊपर, तो वो हिंडनबर्ग क्या थी, उसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन निकाल कर उसने एक रिपोर्ट बना के पब्लिकली लीक कर दी, तो दैट्स कॉल्ड एक्टिविज्म, ठीक है? फिर आते हैं सुसाइड हैकर। एक था टाइगर, देखा है? एक था टाइगर में एक कैरेक्टर था हसन करके, जब सलमान खान और कैटरीना कैफ पाकिस्तान जाते हैं, कुछ इंडियन नर्सेस को बचाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तब वहां पे एक हसन करके बच्चा होता है, उसको बॉम्ब का जैकेट पहनाया जाता है, वहां पे मतलब एक्टिव मोर्चा वगैरह रन हो रहा होता है, वहां पे जाता है कि वो फटेगा, साथ में ये जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब भी मर जाएंगे, करेक्ट? तो वो होते हैं सुसाइड बॉम्बर्स, ये होते हैं सुसाइड हैकर। अब सुसाइड बॉम्बर्स क्या करते हैं, उनको डर नहीं लगता है मरने से, वो तो मरेंगे चाहे 100 लोगों को और लेकर मरेंगे, ठीक है? वैसे ही सुसाइड हैकर्स क्या होता है, उनको जेल पेनल्टी या फिर कोई भी पनिशमेंट से डर नहीं लगता है, वो हैक कर लेते हैं, मैं तो मरूंगा साथ में तुमको भी डुबा के जाऊं, ठीक है? फिर हैकिंग टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। हैकिंग टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये होता है ऐसे टर्म्स जो पूरे और काफी सुनने को मिलेंगे, जैसे वल्नरेबिलिटी बार बार तुमको सुनने को मिल रही है, पेलोड, एक्सप्लॉइट, बॉटनेट, ये सब सुनने को मिलता है। तो ये सारी चीजें होती क्या है वो समझते हैं, ताकि आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो पहला है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को करने पर पाने वाला गेन, ठीक है? मतलब अगर तुम किसी चीज को हैक करोगे तो तुम फ्री में तो नहीं करोगे, है? अगर मैं तुमको 2 लैपटॉप्स दे रहा हूँ, उसका पासवर्ड क्रैक करना है तुमको, ठीक है? तो उस पासवर्ड को एक को क्रैक करने पे 10,000 मिल रहा है और एक को क्रैक करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ना? तो तुम उसी को ही हैक करोगे ना जिसके लिए तुमको 10,000 रुपए मिल रहा, करेक्ट? तो ये हो गया हैक वैल्यू।
अब इसी का एक और ऑल्टरनेटिव होता है इंफॉर्मेशनल बेस्ड हैकर। अब जैसे समझ लो एक कंपनी है जो अभी 1 महीने पहले ही स्टैब्लिश हुई है, मतलब स्टार्टअप है ना, और एक कंपनी है जो अमेजोन जितनी बड़ी है, ठीक है, डिलॉइट हो सकती है, इन्फोसिस हो सकती है, ये फिर हो सकती है। अब दोनों के सर्वर में से एक के सर्वर को हैक करना, तो हम हमेशा उस सर्वर को हैक करेंगे जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज हो रही है, करेक्ट। तो सब बहुत उसका डेटाबेस बड़ा होगा, उसका इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, फोन नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, बैंकिंग डिटेल्स, है ना, शिपिंग डिटेल्स, सब मिल सकता है। तो अब ऐसे में हम उसको हैक करेंगे ना जिसके अंदर डेटा ज्यादा, तो जब डेटा ज्यादा होगा उसको बेचेंगे तो फिर उसकी पैसा भी ज्यादा मिलेगा, करेक्ट। तो वो हो गया है अपना हैक, ठीक है। फिर आता है वल्नरेबिलिटी, सिस्टम फ्लॉ और वीकनेस विद इन द नेटवर्क, कंप्यूटर और एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये चाहे तो डिजाइन में हो सकता है या इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम हो गया हो, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल कोई डिजाइन, जैसे तुमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, अपने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो काफी बार तुमको सुनने में आया होगा कि अब तक सब सही चल रहा था फोन, पर जैसे ही तुमने कोई नया अपडेट इंस्टॉल किया तो तुम्हारे को हीटिंग इश्यू आने लग गया, या चार्जिंग जल्दी जल्दी खत्म हो गई, या फिर कैमरा बार बार क्रैश हो जाता है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिजाइन या फिर अपडेट में कोई ना कोई बग था जिसकी वजह से वो हुआ। अभी जैसे रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम में एक अपडेट आया था, जैसे ही तुमने वो अपडेट किया इंस्टाग्राम को, तो मैसेज के अंदर मैसेज नहीं खुलता था। अभी ये रिसेंटली कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैसेज नहीं खुल रहा था, और रात को फिर एक और अपडेट आया, जब वो किया तो हाथ सही हो गया, ठीक है। तो मतलब उस कोई ना कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी या कोई ना कोई बग था जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाया, डिजाइन में कोई फ्लॉ था, तो उस वजह से भी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती, क्योंकि सारे कंपोनेंट एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो कहीं से भी एक वल्नरेबिलिटी, मतलब कहीं पर भी एक सिक्योरिटी जो है चूक गई इम्प्लीमेंट होना, तो वहां पे हो सकता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए। फिर जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक का मतलब ये है कि थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी दैट कैन एक्सप्लॉइट द विक्टिम बिफोर द डेवलपर आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी पैच फॉर दैट वल्नरेबिलिटी। अब इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है कि व्हाट्सएप गिफ्ट वल्नरेबिलिटी वाज अ क्रिटिकल डबल फ्री मेमोरी करप्शन बग। ये एक तरह का बग था, या ये बोल सकते हैं डिजाइन में कोई फ्लॉ था, जिसकी हेल्प से एक हैकर अपने हिसाब का एक गिफ्ट बना सकता है, क्राफ्टेड गिफ्ट बना सकता है, जिसके अंदर उसने क्या कर रखा है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या आर्बिट्री कोड, एक ऐसा मेलिशियस कोड होता है जो किसी के भी फोन, लैपटॉप या सिस्टम में चला जाए तो उसके उस पर्टिकुलर डिवाइस का एक्सेस हमको मिल जाता है, ठीक है। तो वो होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब जब वो कोड रन होगा तो रिमोटली हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसके इंटरनल मेमोरीज में जा सकते हैं, हम उसके सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, आरसीई, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी जो है बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मानी जाती है, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉइड में हो, कहीं पर भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था कि गिफ्ट, जैसे समझ लो मैंने वो क्राफ्टेड गिफ्ट बनाया और मैंने तुमको सेंड कर दिया, तो अब मैं यहाँ से बैठे बैठे तुम्हारा एंड्रॉइड फोन तो हैक कर सकता हूँ, साथ ही साथ में मैं तुम्हारे व्हाट्सएप के मैसेजेस भी पढ़ सकता हूँ, तो ये वल्नरेबिलिटी थी,
ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी है तो पुरानी, 2019 में आइडेंटिफाई हुई थी, ठीक है। पर जब आइडेंटिफाई हुई तो उससे पहले भी तो लोगों ने ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की होगी, तो किसी ने तो रिपोर्ट किया होगा, किसी ने इसका फायदा उठाया होगा। तो जिन्होंने इसका फायदा उठाया, जब तक ये चीज डेवलपर को पता चले तब तक उन लोगों ने फायदा उठाया, काफी लोगों को हैक किया होगा, स्पाई किया होगा, करेक्ट। तो वो हो गया जीरो वल्नरेबिलिटी। जब तक कोई डेवलपर उसको आइडेंटिफाई करे और उसका वल्नरेबिलिटी का पैच निकाले, तब तक वो अटैक हो गया, चोरी हो गया, या ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीरो डे अटैक, ठीक है। फिर डेजी चेन का मतलब यह है कि नेटवर्क के थ्रू मैं किसी को हैक किया, किसी भी एक सिस्टम को हैक किया, फिर उस सिस्टम से मैंने दूसरे सिस्टम को हैक किया, फिर दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम को हैक किया, तीसरे से चौथे सिस्टम को हैक किया। तो डेजी चेन, इसी को बोलते हैं पाइवटिंग। इट इज ऑल अबाउट। फिर आते हैं एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट का मतलब है एक्सप्लॉइट इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी थ्रू वल्नरेबिलिटी। मतलब किसी भी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था घर का, तो कोई भी हैकर, चाहे व्हाइट हैट हो या ब्लैक हैट हो, उन्होंने क्या किया, वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर एक्सप्लॉइट किया, करेक्ट, क्योंकि दरवाजा तो बंद था, करेक्ट है। तो वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के सिक्योरिटी को बाईपास करने को हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। और अटैक किसको बोलते हैं? आप ले रहे सर? मैं ही ले रहा हूँ। फिर अटैक किसको बोलते हैं? एक बहुत छोटी सी लाइन है, ठीक है। अगर अभी जो बताया कि एडवांटेज ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी टू ब्रीच सिक्योरिटी, ये हो गया एक्सप्लॉइट। जब वो हैकर अंदर कुछ चुराएगा, टेम्पर करेगा, डिलीट करेगा, तब वो हो जाएगा अटैक। मतलब आफ्टर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड को हम अटैक बोलते हैं। अगर स्पाई कर रहा तो वो एक्सप्लॉइटेशन ही रहेगा, बट अगर तुमने डेटा को चुराने की कोशिश की, डिलीट करने की, टेम्पर करने की कोशिश की, डिस्क्लोज करने की कोशिश की, तो वो हो जाएगा अटैक, ठीक है। जैसे कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ से जेट गया, पेट्रोलिंग करके वापस आ गया, तो वो हो गया एक्सप्लॉइट। पर वहां पे जेट गया और बमबारी करके आ गया, तो वो हो गया अटैक। समझ में आया? अब आते हैं पेलोड और बॉटनेट। दोनों का मतलब एक है, बट दोनों के वर्किंग अलग अलग है। तो पहले पेलोड के बारे में बात करते हैं। सिंपल स्क्रिप्ट दैट द हैकर यूटिलाइज टू इंटरेक्ट विद अ हैक्ड सिस्टम यूजिंग पेलोड दे कैन ट्रांसफर डेटा टू अ विक्टिम सिस्टम। मतलब ये है कि एक अटैकर जो है एक सिंपल सी स्क्रिप्ट, जैसे अभी मैंने तुमको बोला था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, वो कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये पूरी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एम्बेड है, ठीक है। मतलब कि एक स्क्रिप्ट हो गई और एक सिंपल कोड हो गया, ठीक है। तो मैंने सिंपल कोड डालकर वो आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक पूरी स्क्रिप्ट बनेगी, उसके अंदर वो कोड एम्बेड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब वो कोड जो है उसकी हेल्प से हम किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो उसके फोल्डर्स ले सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, या पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो हो गया पेलोड। बॉटनेट भी वैसा है, पर बॉटनेट में क्या है, अ नेटवर्क ऑफ हाईजैक्ड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। अब जो भी डिवाइसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप्स, आईओटीज, है ना, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। उसका पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। तो दैट आर इंस्टॉल्ड विथ मैलिशियस कोड नोन एज मालवेयर। तो अब वो भी मैलिशियस कोड है, मालवेयर है, ठीक है।
बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों ही अगर हैक करने में हेल्प कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये क्वेश्चन आता है। पेलोड जो है सिंगल टारगेट को अटैक करने में काम आता है, पर जो बॉटनेट है उसके अंदर ऐसा है, जैसे समझ लो मेरे को अगर खाली इसको हैक करना तो मैं पेलोड बना के इसको दे दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को पूरा नेटवर्क ही हैक कर देना, कि जो भी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे वो हैक हो जाए। मोडेड एप्लीकेशन काफी लोग यूज करते हो, तो जब वो इंस्टॉल करते जाओगे, वो यूज करते जाओगे तो वो हैक होते जाओगे। करेक्ट? तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। और जब वो हो जाता है तो ये हर एक इन्फेक्टेड डिवाइस जो होता है वो बॉट कहलाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखने को दूंगा तुम लोग को अभी। फिर आता है अटैक टाइप्स। कितने टाइप के अटैक्स होते हैं? तो यहाँ पे 4 टाइप के अटैक्स हैं। ठीक है, तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड अटैक्स। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड है, ठीक है, जैसे समझ लो अभी विंडोज 10 और 11 चल रहा है ना, तो सपोज विंडोज 10 और 11 चल रहा है और तुम अभी भी विंडोज 7 पे बैठे, ठीक है, तो विंडोज 7 का तो सपोर्ट डिसकंटिन्यू हो गया 2021 में, तो 2022, 23, 24 और 25 इनके अंदर भी तो कुछ ना कुछ मालवेयर, कुछ ना कुछ वॉर्म्स, वायरस, ट्रोजन्स बने होंगे। तो जो 2021 के बाद के वॉर्म्स, ट्रोजन्स या जो भी मालवेयर बने हुए हैं, तो वो विंडोज 7 के लिए अनडिटेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी पैच थी 2021 तक की थी, सपोर्ट वहीं तक का था। उसके बाद के जो मालवेयर है वो अनडिटेक्टेबल होंगे, उसका एंटीवायरस भी नहीं ढूंढ पाएगा और उसका फायरवॉल भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड्स। पासवर्ड डाल रखा है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट? तो ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है जो कोई भी गैस करके डाल सकता है ना, या फिर गेस्ट अकाउंट को हमने बोल सकते हैं फुल प्रिविलेजेस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो वही बात हुई कि मैंने ग्रुप बनाया, इसको एडमिन बनाया और इसने मेरे को ही किक आउट कर दिया। समझ में आया? तो ये एज अ गेस्ट था और मैंने इसको अनवांटेड प्रिविलेजेस दे दी, तो अब ये उसका गलत फायदा उठा के मेरे को निकाल। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन लेवल, क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन लेवल अटैक्स। ठीक है, तो जैसे अटैक ऑन प्रोग्रामिंग कोड और सॉफ्टवेयर लॉजिक। इसका मतलब ये है कि किसी सॉफ्टवेयर का लॉजिक, मतलब लॉगिन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो जब हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला तभी वो लॉगिन होगा। अब अगर मैंने कुछ भी डाल दिया और लॉगिन करने की कोशिश करूँ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लॉजिक है, करेक्ट, कि यही पासवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पर अब इस सॉफ्टवेयर लॉजिक को अगर मैंने डिबंक कर दिया तो उसके लिए मैं तुमको एक डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे खोल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेस्ट PHP। ठीक है, एंटर किया, लॉगिन पेज पे गया। अब तुमने यहाँ पे देखा होगा, ये इससे पहले भी तुमको मैंने दिखा रखा होगा, तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड लिखा है, साइन अप डिसेबल, प्लीज यूज यूजर नेम पासवर्ड टेस्ट। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे टेस्ट डाला, एंटर किया, तो दिस इज द नॉर्मल फंक्शन, करेक्ट? ये एक नॉर्मल फंक्शन है, बट और वापस से साइन अप। ठीक है,
अब यहाँ पे तो कहीं पर टेस्ट टेस्ट नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो कहीं पर टेस्ट टेस्ट नहीं दिख रहा। और जब मैं लॉगिन करता हूँ, एप्लीकेशन लेवल अटैक, समझ में आया? इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन में कोई फ्लॉ है या फिर बिजनेस लॉजिक एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेवल वल्नरेबिलिटीज। फिर आ गया मिसकॉन्फ़िगरेशंस। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? अटैक टेक एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम दैट आर मिसकॉन्फ़िगर्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर तुमने देखा हो तो टेस्ट जो डाला था वो भी एक डिफॉल्ट क्रेडेंशियल या मिसकॉन्फ़िगरेशन में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अंदर क्या है? टेस्ट, जो कि एक नॉर्मल वर्ड है या आराम से क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है डिफॉल्ट सेटिंग्स पे चला रहे हो तुम। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास, तुमने एक राउटर स्टैब्लिश किया। अब वो राउटर के अंदर तुमने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला या फिर राउटर के अंदर 128 पासवर्ड डाल दिया, है ना? तो ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है, कोई भी उसको फिर ज्वाइन कर सकता है ना? उसके अलावा फिर आता है श्रिंक रैप कोड। अभी इसी के ऊपर अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो एम्स दिल्ली, ठीक है, मैं 18 दिन तक जो कंप्यूटर्स है वो फ्रीज हो गए थे। हैकर्स ने रैंसमवेयर अटैक किया था। 18 दिन तक वो कंप्यूटर जो है फ्रीज रहे थे। तो जब वीएपीटी हुआ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुई, तब पता चला कि जो फायरवॉल थी उसको स्टैब्लिश तो किया गया था, पर वो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे था। उसके अंदर कोई भी ऐसे रूल्स या थे वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही रन हो रहा था। और इस वजह से हिप्पा कंप्लायंस का वायलेशन हुआ। हिप्पा कंप्लायंस बोलता है कि जितने भी मेडिकल, ये एक ऐसा कंप्लायंस है जो मेडिकल फील्ड पे काम आता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया या हॉस्पिटल के, जहाँ पे भी तुम अपना जो पेशेंट है या जो कस्टमर्स है उसका डेटा सेव कर रहे हो, तो वो सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर तुमको बताऊं पीसीआई डीएसएस, तो जो भी कार्ड होल्डर वाली चीजें, जैसे समझ लो ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज होते हैं, है ना? जैसे कि तुमने कुछ चीज खरीदी ऑनलाइन, तो वहां पे पेमेंट आता है। अब वो पेमेंट जैसे ही कर रहे हो, अगर वो साइट तुम्हारे बैंकिंग डिटेल्स को स्टोर कर रही है ना, तो उनको पीसीआई डीएसएस का आईएसओ सर्टिफिकेट या पीसीआई डीएसएस का कंप्लायंसेस जो है फॉलो करना है, मैंडेटरी। ठीक है, तो ये सारे अदर अलग अलग टाइप के कंप्लायंसेस होता है, जैसे आईएसओ 27001 है, हिप्पा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है उसके लिए होता है पूरा। उसके अलावा ये पीसीआई डीएसएस बता दिया, जीडीपीआर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, उसकी एक फोटो भी है, वो मैं तुमको शेयर कर दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा। वो ग्रुप में नहीं हो तुम, ग्रुप में ऐड करता हूँ मैं, एक मैंने खुद में ग्रुप बनाया, उसमें तुमको ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और उसी में ही जो भी प्रैक्टिकल होगा, अभी से ही बता देता हूँ, जो भी प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे करूंगा तुमको, ये जैसे अभी रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ ना मैं, ये सब मैं तुमको देने वाला। तुमको ये इंस्टॉल करना है, तो जब भी तुम करने बैठोगे घर पे, मुझको चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा अगले दिन क्लास में आने की जरूरत नहीं है, और फिर घर पे भी कॉल जाएगा तुम्हारा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इस बार बहुत सीरियस हूँ, पिछली बार बहुत हो गया था गलती,
कि बहुत लीनियंट हो गया था। अभी जो भी पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, पढ़ के आना है। उसका यहाँ पे 5-10 मिनट पहले इसके बारे में क्वेश्चंस होंगे सबसे। उसके बाद जो मैंने प्रैक्टिकल्स कराए हैं उसकी रिकॉर्डिंग मेरे को व्हाट्सएप पे चाहिए। भले व्हाट्सएप पे दो या अगले दिन आके मेरे को दिखाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे को चाहिए तभी एंट्री। ठीक है, तो अब आता है श्रिंक रैप कोड। तो श्रिंक रैप कोड में क्या होता है? एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग होल्स और अनपैच और पुअरली पैच कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर। तो काफी बार अपन ऐसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स में वल्नरेबिलिटी जनरेट होती है, क्योंकि अपडेट दो रीजन की वजह से होता है। या तो कुछ नया फीचर उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर कोई पैच जो है वल्नरेबिलिटी है जिसको पैच करना जरूरी है, जिसकी वजह से वो अपडेट डाल रहा है। ठीक है, या फिर अपन काफी बार ऐसा भी होता है कि मोड बनाते हैं, मोडेड एप्लीकेशन होते हैं, या फिर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो पुअरली पैच्ड होते हैं, है ना, या फिर उसमें कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम हैक हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर छुपे हुए रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कोड्स हो सकते हैं वहां पे, जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया हो। और जैसे ही हमने उसको एग्जीक्यूट किया तो हमारा सारा डेटा सामने वाले के पास चला जाएगा। अटैक क्लासिफिकेशन। अटैक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला अटैक है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट अटैक। ठीक है, सिनेरियो जैसे कि समझ लो, ठीक, इनडायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि अटैक या फिर इंटरसेप्ट करना। जैसे किसी भी चीज को स्पाई करते हो, है ना, उस सामने वाले को रोकते नहीं हो, खाली तुम उसको स्पाई करते हो, उसको मॉनिटर करते हो, है ना। जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल, तुम घर पे बोल कर गए कि सैटरडे को मैं जेट किंग जा रहा हूँ, है ना, और मूवी के लिए निकल जाते हो। वहीं पर मैं भी मूवी देखने के लिए आया होता हूँ, तो तब तक तो मैं तुमको कुछ बोलूंगा नहीं ना, मैं तुमसे मिलूंगा, है ना। पर घर पे कॉल करके मैं बताऊंगा कि ये मूवी देखने के लिए आया है, फोटो खींच के भेज दूंगा। ठीक है, तो ये क्या था? साइलेंट अटैक था। ना तुमको बताया, ना कुछ टेम्पर भी नहीं किया, तुमको छेड़ा भी नहीं, तुमको डिस्टर्ब भी नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं लीक हो गई। तो इसको बोलते हैं पैसिव अटैक। ठीक है, तो पैसिव अटैक डू नॉट टेम्पर विद द डेटा, इट इन्वॉल्व्स इंटरसेप्टिंग, मॉनिटरिंग एंड डेटा फ्लो ऑन द टारगेट नेटवर्क, फॉर एग्जांपल स्निफिंग। वायरशार्क का अपन ये यूज किया था, नहीं देखा? तुम आया नहीं होंगे। नहीं देखा। हाँ, तब मैंने दिखाया था कि कैसे एफटीपी के पासवर्ड्स स्निफ करते हैं वायरशार्क की हेल्प से। आगे आएगा। ठीक है, फिर आता है अटैक, एक्टिव अटैक्स। तो एक्टिव अटैक में क्या होता है कि एक्टिव अटैक टेम्पर विद द डेटा इन ट्रांजिट और डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन सर्विस बिटवीन द सिस्टम टू बाईपास और ब्रेक इनटू सिक्योर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क चल रहा है उसको तुम डिस्टर्ब कर सकते हो, या फिर तुम उसको स्लो डाउन कर सकते हो, है ना। जैसे डॉज अटैक होता है। ठीक है, तो डॉज अटैक में क्या होता है कि इतने सारे पैकेज भेजकर सर्वर को डाउन कर दो कि जो सामने वाला लेजिटिमेट कम्युनिकेशन करना चाहे वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि सर्वर ही डाउन है, सर्वर ही डिनाइल पे चल रहा है, सर्विस देने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस ट्रैफिक जनरेट हो गया, है ना। उसके बाद आता है MITM, मैन इन द मिडल अटैक। मतलब दो जने बात कर रहे हैं, बीच में आके मैं घुस गया। अब तुम्हारे सामने मैं एक्ट कर रहा हूँ एज अ सर्वर, और सर्वर के सामने मैं एक्ट कर रहा हूँ एज अ यूजर, है ना। तो तुम्हारा जो भी डेटा है वो मैं देख लूंगा, टेम्पर करके मैं डेटा आगे भेज दूंगा, फिर वहां से जो डेटा आएगा उसमें टेम्पर करके मैं इसको भेज दूंगा। तो सारी चीजें हो सकती है यहाँ पे। तो उसके बाद आता है SQL इंजेक्शन। अब कहीं ना कहीं डेटाबेस में तुम्हारे यूजर नेम, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स जमा रहती है ना, एनक्रिप्टेड वे में।
तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो डेटाबेस को पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये तो है डॉस जो सर्वर पे अटैक करता है, एमआईटीएम नेटवर्क पे अटैक करता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करता है या उसका इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्लोजन अटैक। क्लोजन अटैक में कोई भी हैकिंग की या फिर कोई भी हैकिंग ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने में ही क्लोजिंग अटैक्स करते हैं डेली बेसिस पे, पर हमको पता नहीं। जैसे कोई चैटिंग कर रहा है तो साइड में से तिरछी आंख करके देख लेते हैं कि किससे बात कर रहा है ना। या कोई ऐसे पासवर्ड डाल रहा है तो हम देख लेते हैं और उसके हेल्प से हमने भी वैसे पासवर्ड डाल दिया, तो वो हैकिंग नहीं हुई क्योंकि हमने वहां पे कोई अटैक परफॉर्म ही नहीं किया। दो जने बात कर रहे हैं, हो सकता है तुम आदित्य के लिए बात कर रहे हो और आदित्य पास में खड़ा होकर सुन रहा हो, है ना। तो वो हो गया ईवेज ड्रॉपिंग। जो साइड में देखकर बता रहा था वो हो गया शोल्डर सर्फिंग। कॉल पे बात कर रहे हो किसी बात का, तुमने अपने तुम्हारे हाथ में पेन है, पेपर है, तुम अपना नाम लिख रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, ईमेल आईडी लिख रहे हो, और फिर जब कॉल कट होता है तो वो पेपर फाड़ के फेंक देते हो। अब वो पेपर अगर किसी को मिल गया तो तुम्हारा सिग्नेचर मिल गया उसको, तुम्हारा नाम मिल गया उसको, तुम्हारा ईमेल एड्रेस मिल गया उसको, है ना। तो डंपस्टर डाइविंग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ई वेस्ट ड्रॉपिंग का भी बताया, अभी तुमको शोल्डर सर्फिंग बताया, डंपस्टर डाइविंग बताया, टेल गेटिंग होता है, पिगी बैंकिंग होता है, बेटिंग होता है, बहुत सारे टेक्निक्स। उसके बाद आता है इनसाइडर अटैक। ये सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में होने वाला अटैक है, ठीक है। इनसाइडर अटैक का मतलब ये होता है कि हम पे जो ट्रस्ट है कंपनी को, या हमारे पास जो प्रिविलेज है उसका गलत फायदा उठाकर हम वो डेटा जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इंटेंशनली हो सकता है या अनइंटेंशनली भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम किसी कंपनी में जैसे विप्रो में हो, ठीक है। मैंने तुमको एक पेन ड्राइव दी कि भाई ये पेन ड्राइव लगा के देख, अगर कोई डेटा है तो उसको फॉर्मेट कर देना। इसने जैसे वो पेन ड्राइव लगाई, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे मेरे पास उस तुम इसके सिस्टम का एक्सेस मिल गया। यहाँ पे मैंने इसको कोई सॉफ्टवेयर दिया, ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, वो क्रैक सॉफ्टवेयर, और मैं यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ इसका। तो क्या हुआ, क्योंकि ये अंदर का बंदा है, अब इसको पता है सारी पॉलिसीज की वजह से, पर इसने क्या किया, वो ट्रस्ट का फायदा उठा के इसने लगा दिया, अपनी प्रिविलेज का फायदा उठाकर इसने क्या कर दिया, पेन ड्राइव लगा दिया या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब उसी वही वजह है कि यहाँ से मैंने सारा डेटा उसका रिट्रीव कर दिया। तो ये हो गया इनसाइडर अटैक। तो की लॉगर्स हो सकता है, मालवेयर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। डिस्ट्रीब्यूशन अटैक का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अटैक अकर्स व्हेन अटैकर टेम्पर विद हार्ड ड्राइव और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रायर टू इंस्टॉल। तो जैसे हार्ड ड्राइव को अपन ने चेंज कर दिया, यहाँ कोई केबल है उसको हमने चेंज कर दिया। जैसे अगर तुमको एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपली ये एक OMG केबल है, ठीक है। इसको मैंने, ये किसका है, आईफोन, करेक्ट। अब अगर आईफोन अगर किसी के पास है और उसका मैंने चार्जिंग केबल निकाल के ये वाला केबल मैंने डाल दिया, अब क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, पर जब भी वो लगाएगा चार्जिंग को, तो जो भी वो चार्जिंग करते वक्त करेगा तो वो सारे की स्ट्रोक्स जो है मेरे को मिल जाएंगे। हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठकर, जैसे समझ लो चार्जिंग पे लगा के तुमने छोड़ दी, अब मैं हो सकता है यहाँ से बैठकर कुछ भी इंस्टॉल करवा लूँ, कुछ भी एग्जीक्यूट करवा लूँ और सामने वाले को पता भी नहीं चले, है ना। तो ये सारी चीजें करा सकता हूँ। अब ये माइक्रो यूएसबी और ये सी टाइप, तो सेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए हो सकता है। इवन इसका तुमने एक अपडेटेड एक और वर्जन देखा होगा, यूएसबी रबर डकी। अगर किसी ने मिस्टर रोबोट देखी है या फिर कोई भी हैकिंग मूवी देखी है तो उसमें एक पेन ड्राइव डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी रन हो जाता है। तो ये है जो मैं तुमको बता रहा था, पेन ड्राइव डाल के देख, चेक कर कि, है ना। तो ऐसे हम इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं।
18,000 रुपये की, ठीक है। तो ये कुछ साइबर लॉज हैं, जैसे कि पेटेंट एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड कंप्लायंसेस है जिसके बारे में इसमें लिखा नहीं है, पर मैं तुमको वो दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा वो भी पढ़ लेना इन केस कभी तुम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कहीं नौकरी करने जाते हो, क्योंकि अभी तुमको भी पता है कि एआई जो है सारी नौकरी खा रहा है। नॉर्मली सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है, तो काफी सारी चीजें जो है, मतलब बोल सकते हो कि एक साइबर सिक्योरिटी जो है अब ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो काफी लोग क्लाउड में जाना चाहेंगे, काफी लोग नेटवर्क में जाना चाहेंगे, काफी लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेंगे। तो जो लोग भी साइबर सिक्योरिटी में जाता है तो वो इन कंप्लायंसेस और गाइडलाइंस को याद करके जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसओ 27001 क्या है, हिप्पा क्या है, ये सारे कंप्लायंसेस और स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो मैं तुमको उसकी एक दे दूंगा, उसके बारे में थोड़ा डीप रिसर्च करके आना है कि क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पे सिक्योर होती है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम जल्दी करेंगे, 9:30 बजे मैं भी आ जाऊंगा, और 9:30 से 11 बजे तक का तुम्हारा क्लास रहेगा।